माना कि आज बिखरे हुए हैं, माना कि आज बिखरे हुए हैं, पर जिंदगी से हारे नहीं हैं, पर जिंदगी से हारे नहीं हैं। आँच थोड़ी धीमी जरूर है, आँच थोड़ी धीमी जरूर है, पर इरादों की मशाल अभी बुझी नहीं है, पर इरादों की मशाल अभी बुझी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार खाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं 25 प्रश्न सीरीज में वे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में और आईटी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम दोगे सब में, टेक्निकल के एग्जाम जितने भी होंगे उसमें सब में ये एग्जाम के क्वेश्चन आने वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसलिए याद रखना, इसको रट लेना। और दूसरी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एल्यूमिनियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्यूमिनियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दोस्तों, 13 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर में, एल्यूमिनियम परमाणु में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर्मेचर वाइंडिंग परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के यंत्र का या उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ग्राउलर। ग्राउलर के द्वारा जो है आर्मेचर की जो है टेस्टिंग की जाती है वाइंडिंग की। आपको सभी को पता है ग्राउलर जो होता है इस तरीके से होता है, थोड़ी उसकी संरचना जो होती है अपनी इस तरीके से संरचना होती है अपनी, है ना, एक वी शेप में होता है, हम कह सकते हैं कि ये वी शेप में होता है। और यहाँ पर जो है आर्मेचर को रखकर इस तरीके से जो है आर्मेचर को रखकर इसकी टेस्टिंग की जाती है बीचों बीच में। तो याद रखना कि आर्मेचर टेस्टिंग के लिए, आर्मेचर में वाइंडिंग टेस्टिंग के लिए जो है ग्राउलर का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डीसी शंट मोटर में कौन सी गति नियंत्रण विधि सामान्य गति से कम गति प्रदान करती है। डीसी शंट मोटर में कौन सी गति नियंत्रण की विधि सामान्य से कम गति प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्षेत्र नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि या गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो इसमें क्या आएगा राइट आंसर, आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि के द्वारा जो है हम क्या करते हैं कि डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण के जो है सामान्य गति से यदि कम गति प्राप्त करनी हो हमको तो उसके लिए जो है हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने में करते हैं। पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचना हो तो किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के द्वारा जो है हम पदार्थ के बाहरी सरफेस जो है उस पर क्या करते हैं, समांतर रेखाएं खींचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कम्यूटेटर हमेशा रहता है, कम्यूटेटर मतलब काय में रहता है, इंडक्शन मोटर में, शेडेड पोल में या डीसी मोटर में या सिंक्रोनस मोटर में। तो सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या आएगा, डीसी मोटर। डीसी मोटर में ही कम्यूटेटर होता है जो आर्मेचर से इंटरकनेक्ट होता है। अगला जो है लकड़ी के कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली रेती का प्रकार। लकड़ी के कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली रेती कौन सी रेती है, रास्प कट रेती। रास्प कट रेती जो है लकड़ी के काम के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि बेंच वाइज की बॉडी काय की बनी होती है, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, निकल स्टील या क्रोमियम अपना स्टील। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा इसका, कास्ट आयरन जो है इसके द्वारा जो है बेंच वाइज का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 3 प्रतिरोध क्रमशः 40, 50 और 30 ओम मान के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके पार्श्व में मतलब पैरेलल में 240 वोल्ट सप्लाई प्रदान की गई है। तो परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, परिपथ की कुल धारा कितनी होगी। तो सभी को पता है कि 30, 50 और
40, 50 और 30 ओम के रेजिस्टेंस, 40 प्लस 50 प्लस 30 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो अपने कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, पहले तो हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा, 5 4 9 और 10 120 जो है आपका, ये तो रेजिस्टेंस आ गया। 120 जो अपना क्या आएगा, रेजिस्टेंस। और चूंकि आगे बोला है कि इसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, 240 वोल्ट इसमें सप्लाई वोल्टेज है। तो सप्लाई वोल्टेज यदि 240 वोल्ट है तो अपना V बराबर क्या है, फार्मूला IR, V बराबर IR। तो वोल्टेज हमारे पास 240 वोल्ट है और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 120। तो हमारे फाइनल करंट की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, 2 एम्पियर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करते चलना है हमको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि चादरों के पतले खंड में छेद बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। चादरों के, स्टील चादर की बात हो रही है यहां, इसके पतले खंड में छेद बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो सभी को पता है कि इसमें हम काय का प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच। सेंटर पंच के द्वारा जो है हम जो है पतली चादर जो रहती है उसमें छेद करने का काम करते हैं। अगला जो है हमारा कि हेक्सा ब्लेड के दो समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। ब्लेड की विशेषता, ब्लेड की पिच, ब्लेड का पद या ब्लेड का आकार। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्लेड की पिच। ब्लेड की पिच जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। सभी को पता है विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा क्या, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि लेप वाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होगी। तो आपको सभी को पता है कि समांतर, यदि हम यहां बात करें कि पैरेलल पाथ जो है, यदि वेव वाइंडिंग की बात होती, वेव वाइंडिंग की यदि बात होती तो समांतर पथ जो रहते हैं वो कितने रहते हैं, 2 रहते हैं, चाहे पोल कितने भी हो। लेकिन यहाँ लेप वाइंडिंग की बात हो रही, तो लेप वाइंडिंग में P बराबर क्या होता है, A, मतलब पोल के बराबर जो है पथ की संख्या होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका, पोलों की संख्या के बराबर। पोलों की संख्या के बराबर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। करंट प्रभाव स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रेजिस्टेंस, वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर, या वोल्टेज स्रोत एवं चालक, या वोल्टेज स्रोत, स्विच और फ्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, वोल्टेज सोर्स और कंडक्टर जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 0.3। 0.3 इसका राइट आंसर। यदि यहां सिलिकॉन की बात करते, सिलिकॉन, देखो एक क्वेश्चन यहां जो बनता है उससे कई क्वेश्चन बनते हैं। सिलिकॉन की यदि मैं बात करूं तो सिलिकॉन का कितना जाएगा, 0.7। तो याद रखना सभी लोग, यहां जर्मेनियम पदार्थ का पूछा है तो जर्मेनियम पदार्थ का जो बैरियर पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0.3, और सिलिकॉन का कितना जाएगा, 0.7। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसी मोटर की गति के संबंध में निम्न तथ्य सही है। डीसी मोटर की गति के संबंध में कौन सा तथ्य हमारा जो है वो सही है। तो आपको सभी को पता है कि जैसे ही फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति भी जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब स्पीड इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग फील्ड फ्लक्स, या फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ने पर गति भी जो है वो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि फील्ड वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फील्ड वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता है उत्तेजक वाइंडिंग जो है इसका राइट आंसर आएगा। उत्तेजक वाइंडिंग जो इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न में से कौन एक बोरिंग टूल नहीं है। कौन सा जो है एक बोरिंग टूल नहीं है, रेचेट ब्रेस, या स्क्रू ड्राइवर, एंगर बिट, या पॉइंटेड आइल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जो होता है ये हमारा, हम कह सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर जो है बोरिंग टूल नहीं है ना। राइट आंसर क्या आएगा, स्क्रू ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या जाएगा, विभेदक यौगिक जनरेटर, या अपन इसको कह सकते हैं, कई बार हिंदी में लिखा आता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है हम आर्क वेल्डिंग के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में
कि डीसी मोटर का कौन सा भाग अधिकतम तापमान वृद्धि को बनाए रखता है? डीसी मोटर का कौन सा भाग अधिकतम तापमान वृद्धि को बनाए रख सकता है? आपको सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं मुझे क्या आएगा इसका राइट आंसर। बताओ भाई सभी लोग। हाँ, बिल्कुल सही, घुमावदार क्षेत्र या फील्ड वाइंडिंग क्षेत्र कुंडलन जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए उपयुक्त है। 3 पॉइंट स्टार्टर खालिस्तान के लिए उपयुक्त है, कहने का मतलब शंट मोटर, सीरीज मोटर, शंट एंड कंपाउंड मोटर या शंट सीरीज और कंपाउंड मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? शंट और कंपाउंड मोटर के लिए जो है 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एक तो अपना ये अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो क्वेश्चन है कि हाँ, जो बता रहा हूं ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बिल्कुल आएंगे, लिख के ले लो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीसी मोटर के गतिशील भाग को हम क्या कहते हैं? तो डीसी मोटर में जो गतिशील भाग होता है वो क्या होता है? हमारा आर्मेचर जो होता है डीसी मोटर में गतिशील भाग होता है। इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बताया हूं जिसमें डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी जनरेटर जो है इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया हूं। तो यहाँ डीसी मोटर के गतिशील भाग को क्या कहेंगे? आर्मेचर कहेंगे। अगला जो आएगा, निम्न में से स्टेटर का भाग नहीं है। निम्न में से स्टेटर का कौन सा जो है भाग वो नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है स्टेटर का भाग? आर्मेचर जो है स्टेटर का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर आपको सभी को पता है जो आर्मेचर के साथ में लगा रहता है। कम्यूटेटर क्या करता है? आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो एसी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम जो है हमारा क्या करता है? कम्यूटेटर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर के एसी आपूर्ति को डीसी में बदलना, मतलब इसका क्या? कन्वर्ट ऑफ आर्मेचर टू डीसी ऑफ सप्लाई, कन्वर्ट एसी ऑफ आर्मेचर टू डीसी ऑफ सप्लाई, डीसी ऑफ सप्लाई कहने का मतलब कि आर्मेचर के एसी मैग्नेटिक फील्ड को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक कम्यूटेटर हमेशा कायम रहता है। अभी के क्वेश्चन आया था, वेरी गुड, ये आएगा हमें क्या? डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो है हमारा कम्यूटेटर होता है। अगला है कि किसमें एनर्जी गैप अधिकतम होता है? चालक में, कुचालक में, जो रोधक है वो कुचालक, अर्धचालक में या अतिचालक में? आपको सभी को पता है कि जो चालक होता है उसमें एयर गैप होता ही नहीं है, एकदम ना के बराबर होता है। और यदि बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एयर गैप समय के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकते हैं। यहां पर बात करूं अपना इंसुलेटर की या रोधक की, तो इसमें एयर गैप बहुत ज्यादा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, कितना आपसे पूछ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी एयर गैप जो है ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इंसुलेटर, इंसुलेटर या रोधक इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हेक्साब्लेड के 2 समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, क्या? ब्लेड पिच। ब्लेड पिच जो है इसको हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा है? खालिस्तान दिया है हमको ब्लैंक, इज द बेस्ट कंडक्टर। तो आपको पता है सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि स्टेटर का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो सभी को पता है स्टेटर का जो बाहरी आवरण है वो योक या बॉडी कहलाता है। इसको बॉडी भी कह सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्न में से कौन सी मोटर की नो लोड गति सबसे अधिक होती है? तो आपको सभी को पता है कि कौन सी ऐसी मोटर है, कौन सी ऐसी मोटर है जिसकी नो लोड गति जो होती है सबसे ज्यादा होती है? कमेंट बॉक्स में भेजे। हाँ, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सीरीज मोटर। सीरीज मोटर को जो है नो लोड पे कभी भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसकी नो लोड स्पीड जो होती है वो हाई होती है, मतलब नो लोड पर जो है स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगला जो है हमारे पास में कि एक 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर, एक 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर 20 एम्पियर का लाइन करंट लेती है। आईएल कितना है हमारे पास में? 20 एम्पियर। 20 एम्पियर जो हमारा लाइन करंट है। आगे ये बोल, और हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है? वीएल हमारे पास में दिया है 250 वोल्ट। 250 वोल्ट हमारा वीएल दिया है। आगे हमको दिया है
20 एम्पियर का जो है लाइन करंट लेती है। शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RSH जो है ये दिया है 200 ओम, 200 ओम हमको RSH दिया है। और आर्मेचर का प्रतिरोध आर्मेचर का RA, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.3 ओम हमको जो है दिया है। तो आर्मेचर करंट बैक ईएमएफ का मान होगा IA का, और बैक ईएमएफ का जो है हमको क्या है मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, आप उस आधार पे कर लोगे। सबसे पहले हमको लाइन करंट निकालना पड़ेगा। लाइन करंट निकालने के लिए शंट करंट और आर्मेचर करंट दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो IA प्लस ISH जो है हमारा यहाँ, तो यहाँ हमको ISH निकालना यदि है तो ISH कैसे निकालता है, ISH निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो सप्लाई वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज जो होता है V शंट अपॉन क्या आ जाएगा R शंट, इससे जो है हमारा ISH निकल जाएगा। और उसके बाद में EMF का जो फार्मूला है हमारा, EMF का फार्मूला जो है हमारा, इसके आगे हम क्या करेंगे EMF का फार्मूला लगा देंगे। तो जो हमारा EMF का फार्मूला है वो फार्मूला क्या है V माइनस IA इंटू RA, ये बैक ईएमएफ का फार्मूला। यहां से आपका जो बैक ईएमएफ निकल जाएगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसका राइट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 18.75 एम्पियर और 245 वोल्ट, है ना। तो ये याद रखना, इसका राइट आंसर कितना आएगा 18.75। अगला जो है हमारे पास में कि सीट के किनारों को झुकने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। शीट के किनारों को झुकने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो आपको सभी को पता है जो सीधा नोच होता है इसका उपयोग हम क्या करते हैं शीट के किनारों को झुकाने के लिए करते हैं, सीधा नोच इसका राइट आंसर आएगा। अगला जो दिया गया भाग है रेती का, वो कौन सा भाग है। अब जो रेती आ रही है हमारे पास में, है ना, यहां क्वेश्चन में जो है आपको एक रेती दी गई है, ये रेती के इस भाग को, तो ये सभी को पता है कि ये जो रेती का भाग है ये कौन सा भाग है रेती का, हाँ बताइए सभी लोग, वेरी गुड। इसका क्या आएगा टोंग जो है ये रेती का भाग होता है, जो आपको इस तरीके से दिया गया है रेती का भाग। इस भाग को पहचानना है, इस भाग को पहचानना है। जो रेती का जो भाग है हमारा, फाइनली जो रेती हमारी जो बनती है कुछ इस तरीके से बनती है रेती, तो ये वाले भाग को जो है हमको बोला गया, तो ये क्या है टोंग जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि सामान्य आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है। सामान्य आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, हाँ बताओ। बिल्कुल 1 ओम जो है, 1 ओम जो है सामान्य आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है। 1 ओम जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो क्वेश्चन आए हुए हैं अधिकतर। एक ज्यावक्री तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तब तरंग की समय अवधि कितनी होगी। तरंग की समय अवधि कितनी होगी, जबकि ज्यावक्री तरंग जो साइनोसाइडल वेव है 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो देन इट्स टाइम पीरियड, मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होगा, समय अवधि कितनी होगी, 20 मिली सेकेंड या 20 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड या 2 मिली सेकेंड या 0.2। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 0.2, या हम कह सकते 0.02, है ना, 0.02, या इसमें जो हमारे पास में दिया है क्या दिया 0.2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 0.2 मिली सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कि स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी ईएमएफ का मान, बैक ईएमएफ का मान कितना होता है। स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, तो कितना होता है 0। इसका राइट आंसर आएगा 0 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि चेन ड्रिल के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। चेन ड्रिल के बाद धातुओं को अलग करना है तो किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, नहीं क्रॉस कट छेनी नहीं आएगा, चपटी छेनी नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ जालीदार छेनी जो है इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, जालीदार।
6 नहीं, इसका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से किस पदार्थ में नकारात्मक ताप गुणांक है? इनमें से किस पदार्थ में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सभी को पता है किसमें होगा? कार्बन में होगा, क्योंकि कार्बन में डायरेक्ट जो है करंट फ्लो नहीं किया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट यदि आप करंट फ्लो करेंगे कार्बन में तो नहीं होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? कार्बन, क्योंकि इसमें जो होता है जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो होता है। अगला जो है आपका क्या आएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर मीट्रिक में पूछा है तो इसका क्या आएगा? 735.5। और यदि ब्रिटिश में पूछते आपसे, ब्रिटिश में यदि पूछते तो ब्रिटिश में इसका क्या आएगा? 746। लेकिन यहां कितना है? हमको मेट्रिक में पूछा है तो 735.5 इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्लानिंग टूल नहीं है? कौन एक प्लानिंग टूल नहीं है? तो आपको पता है रोज प्लेन, बेड प्लेन, जैक प्लेन या रिबेट। रिबेट भी है, जैक भी है, बेड। कौन सा प्लानिंग टूल नहीं है? रोज प्लेन। रोज प्लेन जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का काउंटर ईएमएफ कितना होता है? डीसी मोटर का काउंटर ईएमएफ कितना होता है? सभी को पता है, तो क्या होता है? इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज के बराबर। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है आपको जो है बुलंदियों पर छूने पे को मजबूर कर देगा, बुलंदियों को छूने पर मजबूर कर देगा।